तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने एम.के. स्टालिन। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। बंगाल हिंसा पर राजनीति हुई तेज। गृह मंत्रालय की टीम से मिले दिलीप घोष। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया हिंसा का आरोप। गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा लश्कर का खेड़ी खुर्द गांव। जमीनी विवाद को लेकर जमकर चली गोलियां। 2 की मौत, कई घायल। भारी पुलिस बल तैनात। चौदह घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जोधपुर में बोरवेल से निकाला गया मासूम। गुरुवार को 90 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था मासूम। बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। डीएम के प्रमुख एम.के. स्टालिन ने आज राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण राजभवन परिसर में आयोजित किया गया। स्टालिन के अलावा 33 अन्य मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने बुधवार को स्टालिन को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया और सरकार बनाने का न्योता दिया। राजभवन द्वारा बुधवार को दी गई जानकारी के मुताबिक विधायक दल का नेता चुने जाने के जो पत्र सौंपने के बाद राज्यपाल ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और महासचिव आपको बताएं कि दोरा मयूरगन के साथ स्टालिन ने पुरोहित से मुलाकात की थी और उन्हें डीएम के विधायक दल का नेता निर्वाचित किए जाने के संबंध में एक पत्र दिया और सरकार बनाने का दावा पेश किया गया था। आपको बता दें कि डीएमके की 2006 से लेकर 11 तक की सरकार में स्टालिन उप मुख्यमंत्री थे और उनके पिता एम करुणानिधि मुख्यमंत्री थी। इस प्रकार स्टालिन ने पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। डीएमके ने विधानसभा चुनावों में 133 सीटें जीती हैं और कांग्रेस समेत उसके जो बाकी अन्य सहयोगियों ने 234 सदस्य विधानसभा में से कुल 159 सीटें जीती हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा आज सुबह बेंगलुरु के अनम्मा मंदिर पहुंचे और माता के दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने अनम्मा मंदिर में दर्शन किए हैं और माता रानी से इस कोरोना महामारी को खत्म करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि माता के दर्शन करके मुझे विश्वास हुआ है कि जल्द ही कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के गंभीर आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि मैं उन्हें बधाई देता हूं जो उन्होंने जनता के लिए ये मुद्दा उठाया है। मैंने उनकी शिकायत के बाद मामले में कार्रवाई कर दी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि प्रदेश में फिर कभी बेड या ऑक्सीजन को लेकर ऐसी कालाबाजारी ना हो, इसके लिए बैठक भी बुलाई गई है। बैठक में इस तरह के मामलों को लेकर समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाएं, इस पर विचार किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि लोगों ने जनता कर्फ्यू का पालन सही तरीके से नहीं किया, इसलिए सख्ती और बढ़ानी पड़ रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे के बाद हुई हिंसा को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में राजनीति तेज होती नजर आ रही है। दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच गुरुवार को कोलकाता के बीएसएफ ऑफिस में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में पार्टी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्रालय की टीम से मुलाकात की। राज्य के चुनाव के बाद में की हिंसा की गिरफ्त में है और इस दौरान कथित तौर पर बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की मौत के दावे किए जा रहे हैं और इसके साथ ही केंद्र ने विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाओं पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बीते 4 मई को कहा था कि पार्टी उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है जो चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद तृणमूल कांग्रेस से संबंध गुंडों का अत्याचार झेल रहे हैं। तो वहीं गृह मंत्रालय की टीम से मिलने के बाद दिलीप घोष ने कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट टीम को दे दी है और जिन इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वहां जाने का निवेदन किया है। चल रहा है जिलों में
लगभग आधा विधानसभा में इस प्रकार मारकाट खून खराबा हुआ है, 21 खून हुआ है। उसके बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमको बताया और जाकर डिस्ट्रिक्ट में रूरल में लोगों से मिल करके वास्तव परिस्थिति देखने के लिए हमने उनको निवेदन किया, जबकि चीफ सेक्रेटरी जाने के लिए मना किया है। आप लोग जानते हैं हर बार कोई ना कोई सेंट्रल टीम आता है तो ये लोग रोकते हैं। हमने बोला अगर हम नहीं जाएंगे गाँव में तो आपको वास्तव पता नहीं चलेगा, इसलिए जरूर जाना चाहिए। वो लोग जाएंगे भी। तो सर आज उन्होंने नवान्न में भी गए थे, आज ही आए हैं, अभी कहाँ जाने का पहले सबसे पहले बोलेगा सर तो उनके पास लिस्ट है 5-7 जगह जाने के लिए। हमने आग्रह किया कि जहाँ जहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है वो अपना तय करेंगे कहाँ जाना है। तो आप लोगों ने ये रिपोर्ट, फिर आप लोग की ओर से जो रिपोर्ट था वो आप लोगों ने हमने पूरा मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए लाया जा रहा रेमडेसिविर इंजेक्शन से भरा राज्य सरकार का हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि हवाई जहाज लैंडिंग के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ। फिलहाल हादसे में 3 लोग जख्मी हुए हैं। इस बात की जानकारी ग्वालियर की एएसपी हितिका वत्सल ने दी है। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप ला रहा मध्य प्रदेश सरकार का विमान लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी के कारण रनवे पर फिसल गया। यह विमान ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। वहीं हादसे में 2 पायलट समेत 3 लोगों को चोटें आई हैं। यह हादसा गुरुवार रात 9 बजे के करीब हुआ था। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। ये इंदौर से रेमडेसिविर इंजेक्शन आ रहे थे प्लेन में, तो इसमें यहाँ ग्वालियर एयरपोर्ट पर जो है रनवे से जो है थोड़ा सा स्लिप हुआ है प्लेन। उसमें हमारे 2 पायलट और एक नायब तहसीलदार जो लेके आ रहे थे वो घायल हुए हैं। एक तो माजिद अख्तर हैं, शिव शंकर जायसवाल जी हैं और नायब तहसीलदार दिलीप। तो अभी हमने तीनों को यहाँ एडमिट कराया है और उनके अच्छा इलाज भी शुरू हो गया है। जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं, तो जो भी उचित इलाज है वो मतलब चालू हो गया है। तो वहीं रायबरेली के सलोन विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक और 1 बार समाज कल्याण राज्य मंत्री रहे दल बहादुर कोरी का लखनऊ के एक अस्पताल में गुरुवार की देर रात निधन हो गया। आपको बता दें कि दल बहादुर कोरोना से पीड़ित थे। हालांकि इलाज के बाद दल बहादुर ठीक हो गए थे, लेकिन इसके बाद उनकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी दल बहादुर कोरी ने अपनी जीवन का सफर मजदूरी और फिर राजमिस्त्री से लेकर विधायक तक पूरा किया। वो सर्व समाज के बीच काफी लोकप्रिय रहे। आपको बता दें कि लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल में विधायक ने अंतिम सांस ली। उनके निधन से न सिर्फ बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बल्कि हर वर्ग के लोग स्तब्ध हैं। आपको बताएं कि बछरवा से बीजेपी विधायक राम नरेश रावत ने बताया कि पिछले 15 दिन से वो अपोलो हॉस्पिटल में कोमा में थे। तो आपको बता दें कि अब तक कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 4 विधायकों का निधन हो चुका है और आज ये जो खबर आई उसके बाद तमाम लोगों की जुबान पर एक बार फिर से दुखद तस्वीरें देखने को मिली। सभी ने अपने शब्दों में इनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट करते हुए उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में साथ देने का दावा किया। साथ में उन्होंने कहा कि भगवान इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार को इस घड़ी से निपटने में, इस संकट से उबरने में मदद करे। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। अब ऐसे में एक और बीजेपी के विधायक का कोरोना से निधन हो गया, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। काफी दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनके परिजनों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हम लोगों ने सदन के 4 साथी को खोया है। सरकार की लापरवाही बड़े पैमाने पर खुलकर सामने आ रही है। अभी भी मुख्यमंत्री बड़बोलेपन से कहीं पीछे नहीं हट रहे। इनके अधिकारी बड़बोलेपन से पीछे नहीं हट रहे। विधायक, मंत्री, सांसद लगातार पत्र लिख रहे हैं, बता रहे हैं क्षेत्रों की स्थिति, लोग कैसे तड़प तड़प के मर रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, दवाइयों के अभाव में। सीएससी पीएससी पर कहीं जांच नहीं हो रही। जांच भी हो रही है तो 7-7 दिन 8-8 दिन पर रिपोर्टें आ रही हैं। जो लोग
कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोगों के संपर्क में रहे हैं, उनकी कोई ट्रेसिंग नहीं हो रही। गांव में आज शमशानों पर लंबी भीड़ लगी हुई है। अस्पतालों का तो नजारा देखने के बनता है और हृदय विदारक फोटो वीडियो वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आंख खोलिए, क्यों नहीं आपको उत्तर प्रदेश की यह स्थिति दिख रही है? किस तरह का हालात बना दिया है आपने उत्तर प्रदेश में। अब भी अपने बड़बोलेपन पर बाज आइए, लोगों के इलाज की व्यवस्था करिए। कितने लोगों की मौत की कुर्बानी लेंगे? ये उत्तर प्रदेश जहां के लोगों ने आप पर विश्वास और आस्था व्यक्त किया था, सरकार बनाई थी इतने बहुमत से, और आज आपके अधिकारी कभी गैस प्लांट पर जाकर फोटो खिंचवाते हैं, कभी आप जाकर अस्पतालों के फीता काटने फोटो खिंचवा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों नहीं व्यवस्था दे पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है। उनकी मौतों की चीख, उनकी थर्राहट, कपकपाहट क्यों नहीं? जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में हैं और देश में हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रोज मॉनिटरिंग कर रहा है, सरकार को आवश्यक निर्देश दे रहा है। ये काम तो अधिकारियों का था। हाई कोर्ट ने इनकी इतनी बड़ी झूठ पकड़ी, जब फोन किया उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पतालों का फिगर इन्होंने दिया तो वहां के अस्पतालों ने कहा बेड खाली नहीं है। इस तरह का झूठ न्यायपालिका के सामने पूरी तरह स्पष्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पूछ रहा है कि इस देश में ऑक्सीजन के लिए भी लोगों को तड़पना पड़े, उसका क्या इंतजाम है? दवाइयों का क्या इंतजाम है? एसटीएफ रोज जांच करके रेमडेसिविर की स्थिति को बता रही है। कभी लोग लाइन लंबी लंबी लगा रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, आज भी लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। इस सरकार को कोई परवाह नहीं। देखिए, ये 4000 आंकड़े जो आपको दिख रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश का केवल अगर आंकड़ा आप निकालेंगे तो हालत ये हजारों की संख्या में रोज लोग पूरे उत्तर प्रदेश में मर रहे हैं। अगर आपको वास्तविक स्थिति देखनी है तो किसी गांव के छोटे बड़े कब्रिस्तान में या शमशान घाट पर चले जाइए, देखिए कितनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। इस सरकार का कल ही खुल जाएगा। सरकार अभी भी हेडिंग मैनेजमेंट, ब्रांडिंग और पूरी तरह विज्ञापनों में लगी हुई है। इस सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता के जान जीवन से कोई अभी धीरे धीरे जो रोष है लोगों का भी आपको दिख रहा है। तमाम हमारे पत्रकार साथियों ने अपनी जान गंवाई है, तमाम हमारे पुलिसकर्मियों ने जान गंवाई है, तमाम हमारे शिक्षकों ने जान गंवाई है। लोग धीरे धीरे अब उद्वेलित हो रहे हैं, मन में आक्रोश है, और कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री से लोग सीधा सवाल पूछ रहे हैं, उनको तो जवाब देना नहीं बन रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री की जो स्थिति है, अब लोग उनके कर्तव्यों को याद दिला रहे हैं। किसी समय जब राजीव जी हुआ करते थे तो दुख सुख में लोगों का हिस्सा बना करते थे। ये प्रधानमंत्री जी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। देश देख रहा है, इतिहास। तो वहीं लक्सर के खेड़ी खुर्द गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक पक्ष ने कब्रिस्तान से महिला को दफनाकर लौट रहे कुछ लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। दरअसल लक्सर के खेड़ी खुर्द गांव के 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा था, और इसी बीच गांव में एक महिला की मौत हो गई, जिसमें बाहर से भी काफी लोग शामिल हुए थे। लेकिन इसी दौरान जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष पहले से ही रास्ते में घात लगाकर बैठा हुआ था, जिसने दूसरे पक्ष पर धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक पक्ष के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्षेत्र में खेड़ी जो गांव है, यहाँ पर इसकी सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आपस में काफी झगड़ा इनका बढ़ गया था। इसमें 3 लोग, जिसमें कुछ लोग घायल थे, जिसमें पता लगा अभी तक जो हमारे सूचना है 2 लोगों की इसमें डेथ हुई है अभी, और 1-2 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं।
तो अभी जब तक पूरा मामला समझ में नहीं आता, पूरा मामला को एक बार हम देख लेते हैं, तभी कोई चीज आगे बढ़ा पाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू शनिवार 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू पहले से ही लागू होने के कारण इसकी अवधि 17 मई की सुबह 6 बजे तक रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया। उन्होंने अपने वर्चुअल संबोधन में प्रदेश में कोरोना मरीजों का पॉजिटिविटी रेट घटने पर तसल्ली जाहिर की। साथ ही कहा कि अभी भी संकट टला नहीं है, सबके सहयोग से ही कोरोना से निपटा जा सकता है। तो वहीं मुख्यमंत्री, आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने के अलग अलग इलाकों में जाकर के खुद भी भ्रमण किया है और तमाम अधिकारियों से निर्देश देकर कहा है कि आप लोग अपने इलाके में देखें, लोगों की मदद करें। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं, जहां पर लोग बढ़ते कोरोना संक्रमण और कोरोना कर्फ्यू की वजह से अपने घर पर ही रुके हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार प्रदेश की जनता से सहयोग की अपील भी कर चुके हैं। तो वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि इंदौर में कोरोना मैनेजमेंट देश में सबसे ज्यादा अच्छा है। जहां एक ओर बड़े बड़े शहरों में ऑक्सीजन को लेकर संकट है, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर में ना तो हाहाकार मचा है और ना ही कोई डेथ हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने इन सब के अलावा कोरोना की तीसरी लहर को भी अभी से उसको लेकर तैयारी करनी शुरू कर दी है और वैक्सीनेशन पर जोर देने का काम शुरू कर दिया है। देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन के तालमेल के कारण इंदौर में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। जो कुछ कमियां थी उसको भी काफ़ी दूर की है, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कंट्रोल किया है। और मैं बहुत गंभीरता से और दावे से कह सकता हूं कि देश में इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहां ऑक्सीजन के कारण कोई तकलीफ नहीं है, कोई डेथ नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी के कारण, बल्कि पर्याप्त ऑक्सीजन है। बड़े बड़े शहरों में तकलीफ है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर ऑक्सीजन की व्यवस्था और ऑक्सीजन का मैनेजमेंट यहाँ बहुत अच्छा है। कुछ अगला स्ट्रेन भी आ सकता है, इसका तीसरा दौर, उसकी तैयारी के बारे में भी चर्चा हुई और उसकी तैयारी हमें अभी से करना चाहिए। तो उस वक्त कितनी ऑक्सीजन लगेगी उसके बारे में भी एक कैलकुलेशन होना चाहिए, तो रोड मैप बनना चाहिए। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। सकारात्मक वैश्विक संकेतों से आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को भी शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 338.14 अंकों की तेजी के साथ 49,287 पर 0.90 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 106.60 अंक के उछाल के साथ 14,831.40 के स्तर पर खुला। आपको बता दें कि आज 1,155 शेयरों में तेजी आई है और 272 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 63 शेयरों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला।
कोरोना संकट काल में आपदा को अवसर बनाने वाले कालाबाजारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की मुहिम लगातार जारी है। ईओडब्ल्यू की टीम ने पटना पुलिस के सहयोग से गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एसपी वर्मा रोड में एक निजी हॉस्पिटल में छापेमारी कर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया। टीम ने हॉस्पिटल के संचालक, सह डायरेक्टर, उसके साले और एक एमआर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से जीवन रक्षक इंजेक्शन की 2 फाइल जब्त की गई हैं। ईओडब्ल्यू के कंट्रोल रूम में किसी ने फोन करके इस हॉस्पिटल में रेमडेसिविर की कालाबाजारी की सूचना दी थी। इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में छापेमारी से पटना में खलबली मच गई। ईओडब्ल्यू ने सभी आईजी, डीआईजी और एसपी को इस विशेष टीम को सहयोग करने के लिए कहा गया। आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों ने बताया कि जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी रोकने को एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। यह कंट्रोल रूम 31 मई तक 24 घंटे काम करेगा। ईओडब्ल्यू के मुताबिक आम लोगों से मिली सूचना के आधार पर मेडिकल, ऑक्सीजन और साथ में आवश्यक दवाइयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी और अवैध भंडारण रोकने के लिए ये छापेमारी अभियान जारी रहेगा। ऐसा मतलब कि ऐसा सूचना मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग उसी जांच में उस चीज़ के वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। सर, जानकारी मिली कि आप लोग सबसे पहले यहाँ ग्राहक बनकर पहुंचे और उसके बाद तो वो सब अभी रहने देते हैं। कितना लोग हिरासत में लिए गए, क्या जानकारी मिली? जब यहाँ पे आए तो क्या गतिविधियाँ थी? अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का भी पूरा वो जांच कर रहे हैं अंदर, क्या कितने इंजेक्शन अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितना अलॉट किया गया है और कितने पेशेंट को मिले हैं, क्या वो सारे पेशेंट को दिए गए हैं या कहीं किसी बैकडोर से कहीं चले गए हैं, ये सारी हम लोग भी जांच कर रहे हैं। कौन अस्पताल आए हैं सर? रेनबो है। अभी क्या कुछ निकल के आया है सर? जांच चल रही है, जांच चल रही है। जांच में क्या कुछ बातें सामने आई? चल रही है, तो थोड़ी टेक्निकल बात है। टेक्निकल डॉक्टर भी हिरासत में लिए गए हैं? हिरासत में नहीं है, पूछताछ की जा रही है। जो जानकारियां मिली है कि 6 फाइल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की है। मंगल पांडे ने प्रदेश में मानव बल, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता को लेकर निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आवश्यकता के अनुरूप मानव बल, पैरामेडिकल स्टाफ और आवश्यकता के उपकरण की जरूरत पड़ने पर बहाली करने के निर्देश जारी किए हैं। से कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ लगातार बढ़ रही है और हम लोग अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं और नए नए जगहों पर अस्पताल के बेड लगा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें और मानव बल की आवश्यकता है, चिकित्सकों की आवश्यकता है, नर्सेज, पैरामेडिक्स स्टाफ की आवश्यकता है और इसके लिए हमने यह निर्देश जारी किया माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे कि राज्य के जो हमारे जिलाधिकारी हैं और सिविल सर्जन हैं, मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट, वो जितनी संख्या में आवश्यकता महसूस करते हों डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य मानव बल का, उसका वो बहाली कर सकते हैं और डॉक्टरों के लिए, नर्सेज के लिए, इन सभी लोगों के लिए क्या मानदेय होगा उसकी भी राशि सुनिश्चित की गई है इस कोविड काल के लिए, विशेष तौर पे 3 महीने के लिए, ताकि हमें और विशेषज्ञ चिकित्सक मिलें ताकि हम लोगों की सेवा बेहतर तरीके से कर सकें। मात्रा की अभी वर्तमान में आवश्यकता है आज की तारीख में, उससे अधिक का कोटा 214 मैट्रिक टन का कोटा भारत की सरकार के द्वारा बिहार को एलोकेट किया हुआ है। हम उठाव भी उसका कर रहे हैं, लेकिन अभी और उठाव करना और उसके बाद जो रिफिलिंग का काम होता है उसमें हमें और अपनी व्यवस्था को। बिहार में कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज जारी है, लेकिन इसी बीच लगातार ये शिकायत सामने आ रही थी कि निजी अस्पताल की ओर से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मनमाने रुपए की वसूल की जा रही है। ऐसे में निजी अस्पताल संचालकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सूबे में सभी निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज का रेट फिक्स कर दिया है। सरकार ने मरीजों की स्थिति को 3 कैटेगरी में बांटते हुए रेट निर्धारित किए हैं। साथ ही इसका पालन हो सके इस बाबत टीम गठित की गई है। ये टीम निजी अस्पतालों में निर्धारित राशि से ज्यादा की मांग और दावा की उपलब्धता और निर्धारित दर से ज्यादा से संबंधित शिकायतों की जांच करेंगी।
आपको बता दें कि अनियमितता पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और द एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी की पहल पर उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर अमेठी जनपद में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जिला चिकित्सालय में आरटीपीसीआर मशीन पहुंच चुकी है। जल्द ही इसके इंजीनियर पहुंचकर मशीन को इंस्टॉल कर देंगे और इसका संचालन शुरू हो जाएगा। इसके बाद अमेठी जनपद के कोरोना मरीजों को बड़ी ही राहत मिल सकेगी, क्योंकि जो रिपोर्ट मिल रही है, आपको बताएं कि जो रिपोर्ट प्राप्त करने में अभी तक 72 घंटे लगते थे, अब वो मात्र कोरोना की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट मात्र 24 घंटे के अंदर प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे में गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों का इलाज जल्द ही शुरू हो सकेगा और जल्द ही उन्हें रिकवर भी किया जा सकेगा। जब भी इसके इंजीनियर आ जाएंगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे, इसकी सेवाएं तुरंत चालू हो जाएंगी। जो हमारे जिले इससे यहाँ के लोगों को क्या लाभ मिलेगा? बहुत सारे लाभ हैं। जो अभी मरीजों को वेट करना पड़ रहा है, उनको सैंपल पैक करके लखनऊ भेजना पड़ रहा है, वो सारी सेवाएं यहीं पर उपलब्ध हो जाएंगी। और जो रिपोर्ट हमको 72 घंटे बाद मिल रही है, वो हमको 24 घंटे में उपलब्ध हो जाएगी। देखिए, तो वहीं बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे चौधरी जयपाल सिंह का गुरुवार को नोएडा के मेट्रो अस्पताल में कोविड-19 से निधन हो गया। चौधरी जयपाल सिंह उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और साथ में मायावती और राजनाथ सिंह की सरकारों में मंत्री रहे। आपको बता दें कि उनका अंतिम संस्कार मेरठ के खरखौदा के लालपुर गांव में गुरुवार शाम को किया गया। चौधरी जयपाल सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। उन्होंने पहला चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर साल 1977 में चुनाव लड़ा था। जोधपुर संभाग के जालौर जिले के सांचौर उपखंड के लाटछड़ी गांव में गुरुवार को एक नए खोदे गए एक बोरवेल में 4 साल का बालक गिर गया, जिसके बाद प्रशासन और स्थानीय निवासियों के साथ साथ बोरवेल एक्सपर्ट लोगों की मदद से लगातार 14 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बालक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। देर रात 2:30 बजे ऑपरेशन रेस्क्यू टीम में इसको सफलता मिली। इसके बाद प्रशासन, स्थानीय निवासियों और बालक अनिल देवासी के परिजनों ने राहत की सांस ली। बालक को प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद वो स्वस्थ है। गुरुवार को राजस्थान के गुजरात बॉर्डर से सटे जालौर जिले के सांचौर उपखंड के लाछड़ी गांव में गुरुवार को नए खोदे गए एक बोरवेल में 4 साल का बालक गिर गया था। करीब 90 फीट की गहराई तक खोदे गए बोरवेल को बच्चा खेल खेल में इसे हटाकर अंदर देख रहा था। इस दौरान पांव फिसलने से वो अंदर चला गया। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद राहत कार्य शुरू किया गया। एसडीआरएफ की टीम के साथ गुजरात की एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। सर, करीब 14 घंटे बाद में बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया है। सर, क्या आप बताएंगे? देखिए, सभी के सामूहिक प्रयासों से और अनिल नाम के बच्चे को बाहर निकाला गया है और ये हम सभी के लिए बेहद खुशी की बात है कि बच्चा पूरी तरह सकुशल है, सुरक्षित है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। 45 साल की उम्र तो वध कोई भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण करवा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं